नाम होता है क्लासिकल हीमोफीलिया, इसी को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ए। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 85% देखने के लिए मिलता है। टाइप बी को बोला जाता है क्रिसमस डिजीज, 9 नंबर क्लोटिंग फैक्टर के डिफिशियंसी से होता है। क्लोटिंग फैक्टर टोटल नंबर में 13 होते हैं, 6 नंबर एब्सेंट होता है। याद कीजिएगा, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक ए, क्रिसमस फैक्टर, एस्ट्रोट प्रावर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेरगमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड डिसऑर्डर के बारे में। ये ब्लड डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हम लोग जानेंगे हीमोफीलिया क्या होता है, किस कारण में होता है, किन लोगों में देखने के लिए मिलता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या देखने के लिए मिलता है, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। हीमोफीलिया जो है ये ब्लड डिसऑर्डर है, क्लोटिंग फैक्टर का डिजीज है। किसका? क्लोटिंग फैक्टर का। तो क्वेश्चन यही बनता है कि हीमोफीलिया ब्लड डिसऑर्डर लेकिन किसका है, तो क्लोटिंग फैक्टर, हमेशा याद रखना, क्लोटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर है। क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, तो ब्लड में हम लोग के प्रेजेंट होते हैं वे फैक्टर जो कि हेल्प करता है ब्लड को कोगुलेशन होने में, मतलब कि ब्लड को कोगुलेट होने में, रक्त को थक्का जमने में हेल्प करता है, उसको कहा जाता है क्लोटिंग फैक्टर। टोटल 13 होते हैं, 6 नंबर वाला एब्सेंट होता है। क्लोटिंग फैक्टर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को आगे जब भी हम क्लोटिंग फैक्टर बोलेंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी ना हो। टोटल नंबर में कितने होते हैं, तो 13 होते हैं, लेकिन 6 नंबर वाला एब्सेंट होता है। 10, 11, 12, 13। नंबर 1 का नाम होता है फाइब्रिनोजन। सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद होता है थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम के बाद यहाँ पर होता है लेवाइल। 7 नंबर होता है स्टेबल। 6 एब्सेंट होता है स्टेबल। 8 का नाम है एंटी हीमोफिलिक ए, और 9th को बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक बी। 10th को बोलते हैं एस्ट्रोट प्रावर। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक ए, क्रिसमस फैक्टर, एस्ट्रोट प्रावर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेरगमैन फैक्टर, लास्ट होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये टोटल 13 होते हैं क्लोटिंग फैक्टर। ये क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। क्लोटिंग फैक्टर टोटल नंबर में कितने होते हैं क्लोटिंग फैक्टर, तो 13 होते हैं, लेकिन 6 नंबर वाला एब्सेंट होता है। क्या होता है? 6 नंबर वाला एब्सेंट होता है। अब इसका कोई भैया कारण नहीं है कि 6 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर क्यों एब्सेंट होता है एब्सेंट तो है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। पागल वाला सवाल हो जाएगा फिर कि क्यों एब्सेंट होता है, नहीं खोजा गया अभी तक। आगे के लिए छोड़ दिया गया है कि कोई भी आगे आए खोजा जाएगा तो इसमें दिया जाएगा। 13 होते हैं। सीक्वेंस याद करना जरूरी होता है कि कौन से क्लोटिंग फैक्टर 8 नंबर का क्या नाम है, 9 नंबर का क्या नाम है।
याद रखेंगे, देखो जितना हम इसको ट्रिक से याद करेंगे उतना में हम इस क्लोटिंग फैक्टर को याद कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग याद करते हैं जैसे क्रेनियल नर्व 12 होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स, उसको जितना ट्रिक से याद करेंगे उतना में तो 12 को नाम में याद कर लेंगे। उसी प्रकार से इसको हम लोग याद कर सकते हैं डायरेक्ट, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक ए, क्रिसमस फैक्टर, स्टोर पावर, फाइब्रिन प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिरकमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। 13 का होता है क्रेनियल नर्व, 12 पेयर होते हैं, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकिया, टाइपजेमिनल, एब्डुसेन, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगस एक्सेसरी, हाइपोगोल्सन, उसको याद भी कर लीजिएगा। उसका हम डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज है क्लोटिंग फैक्टर का डिजीज है। किसका है? क्लोटिंग फैक्टर का। मेन इस डिजीज कंडीशन में ये जो 8 नंबर और 9 नंबर वाला क्लोटिंग फैक्टर है ये बाय बर्थ क्या हो जाता है? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। यदि क्लोटिंग फैक्टर 8 नंबर जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ए ये अब्सेंट होगा तो इसको बोलेंगे ए, हीमोफीलिया टाइप ए। यदि क्लोटिंग फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर या फिर एंटी हीमोफिलिक टाइप बी होगा, इसका हम लोग बोलेंगे टाइप बी क्लासिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग समझेंगे इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से होता है। सबसे पहले लिखिएगा हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या चीज? इट इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ये क्या है? एक्स लिंक डिसऑर्डर है। किस तरह का है? एक्स लिंक डिसऑर्डर। क्या होता है, कैसे होता है, समझिए। ये है कोई मदर, ठीक, और ये है कोई फादर। मदर के फादर से क्या हुआ? जब मैरिज हुआ तो वहाँ पर एक्स हुआ, इससे क्या हुआ बनेगा और इस एक्स ले आएगा तो एक्स देन ये x और ये y मिलेगा तो होगा एक्स वाई। फिर ये बनेगा क्या चीज? एक्स वाई। देखो होता क्या है, डबल एक्स हुआ और दो, ये तो फीमेल है, ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? मेल। इस डिजीज कंडीशन में यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया डिजीज कंडीशन में जितना भी फीमेल रहती हो कैरियर रहती है 50%। फीमेल क्या है यहाँ पर रहेगी? कैरियर रहेगी। कैरियर कितना कैरियर रहेगी? 50%। मेल क्या रहेगा? डिजीज रहेगा। मेल क्या रहेगा? डिजीज रहेगा। कितना? 50%। अब कहेंगे 50-50 कैसे कह रहे हैं? ये दो मेल है ना, एक्स वाई मेल है, ये एक्स वाई मेल है, ये दोनों को हम 100% दिए तो ये दोनों में दोनों पर है, ये डॉट दोनों पर है, डिजीज नहीं एक पर है तो एक को तो 50% बोलेंगे ना। 100 का दिया 50 होता है तो 50%। ये दो फीमेल है, दोनों फीमेल को हम बोल दिया 100%। क्या दोनों पर है डिजीज? नहीं, एक पर है तो एक पर जब रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कैरियर। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि हीमोफीलिया डिजीज कंडीशन में फीमेल कैरियर होती है, डिजीज नहीं होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे इसको याद रखिएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो फीमेल है वो कैरियर रहती है। लिखेंगे कि हीमोफीलिया इज द डिजीज कंडीशन इन विच देयर इज क्लोटिंग फैक्टर, मेनली कौन सा? क्लोटिंग फैक्टर 8 डिफिशियंसी। लिखेगा कि हीमोफीलिया इज अ हीमोफीलिया इज अ डिजीज condition in which there is deficiency of क्लोटिंग। अब बोल रहे हैं कि क्लोटिंग फैक्टर 8 का काय होता है क्योंकि ये टोला
मोस्ट कॉमन है इसलिए बोल रहे हैं। इन विच देयर इज डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, मेनली रूप से फैक्टर नंबर 8 which will leads to blood ब्लीडिंग क्यों होगा भैया? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर हेल्प करता है ब्लीडिंग को रोकने में। अब क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं है तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। और पेशेंट गेट एनीमिया क्यों? क्योंकि जब ब्लीडिंग हो जाएगा तो उसको क्या होगा? एनीमिया होगा। इसको याद रखिएगा। ये डिफिनेशन हो गया हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया का डिफिनेशन लिखे हैं कि हीमोफीलिया इज द डिजीज कंडीशन इन विच देयर इज डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 which will leads to bleeding, पेशेंट गेट एनीमिया। यदि ब्लीडिंग होगा तो पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलेगा? एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। इसको याद रखिएगा। इस कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि एक वाला में कैसे होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इफ, यहाँ पर लिखिएगा इफ फीमेल जो कि क्या है? कैरियर है। कैरियर मैरिज विथ नॉर्मल मेल के साथ क्या की? मैरिज की। ये कोई फीमेल है, इसके साथ शादी की तो इसके ऑफस्प्रिंग मतलब इसके संतान में क्या संभावना है? तो उसके जो संतान है वो यदि कोई गर्ल्स पैदा होती है तो उसमें 50% कैरियर का संभावना है। यदि कोई मेल पैदा हो रहा है तो 50% हो सकता है कि डिजीज हो जाए, 50% है कि नहीं होगा। इफ फीमेल कैरियर मैरिड विथ नॉर्मल मेल देन their offspring have 50% फीमेल कैरियर। एफ का मतलब फीमेल क्या हो सकती है? कैरियर। और 50% मेल पेशेंट। क्या होगा? मेल पेशेंट होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हीमोफीलिया में यहीं से क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिएगा। क्लोटिंग फैक्टर में क्या होता है कि ये डिजीज जो है हीमोफीलिया 8 नंबर और 9 नंबर का डिसऑर्डर है। क्लासिफिकेशन के बात करें हम शॉर्ट तरीका में ही बताएंगे, लिख लीजिएगा क्लासिफिकेशन। नंबर 1 लीजिएगा हीमोफीलिया जो ए है टाइप ए, उसको लिखिएगा हीमोफीलिया ए। क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 नंबर देख के लिखिएगा क्लासिफिकेशन। उसके अंदर लिखिएगा हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए क्या होता है? तो हीमोफीलिया ए में क्लोटिंग फैक्टर 8 का डिफिशियंसी होता है। 8 का क्या होता है? डेफिशिएंसी होता है। ये हीमोफीलिया को हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया। क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं। ये जो हीमोफीलिया है मोस्ट कॉमन टाइप होता है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया, तो बोलते हैं कि हीमोफीलिया 8 जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका डिफिशियंसी होना, कमी हो जाना ब्लड में मोस्ट कॉमन है। इसका दूसरा नाम होता है क्लासिकल हीमोफीलिया। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा टाइप, दीजिएगा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया टाइप बी का दूसरा नाम होता है क्रिसमस डिजीज। और ये क्वेश्चन तो कई बार क्रिसमस डिजीज, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिसमस डिजीज कौन से हीमोफीलिया के टाइप को बोला जाता है। तो टाइप बी के कौन से क्लोटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर है, डिफिशियंसी होता है? तो क्लोटिंग फैक्टर 9 का क्या होता है? डिफिशियंसी होता है। इसको याद रखिएगा। एक और टाइप होता है टाइप सी जो कि क्लोटिंग फैक्टर 11 के कमी होने से होता है।
टाइप सी इसको बोलते हैं। ये रेयर डिजीज कंडीशन है, करोड़ों लोगों में एक देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको रेयर बोला जाता है। हीमोफीलिया जो ए है वो 85% होता है, परसेंटेज लिख लीजिएगा, 85% हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी 15% होता है। इसीलिए 85% होने की वजह से ही उसको बोला जाता है मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बी 15% होता है, क्रिसमस डिजीज इसको बोला जाता है, फैक्टर 9 का डिफिशियंसी होता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। जानेंगे अब साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलता है हीमोफीलिया में। नेक्स्ट दीजिएगा हेडिंग साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में पहले देखने के लिए मिलता है ब्लीडिंग, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर का कमी हो तो क्या हो मिलेगा, ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग होता है हिम एर्थरोसिस होता है, हिम एर्थरोसिस कहने का मतलब कि ज्वाइंट ब्लीडिंग होगा, ज्वाइंट का ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग। ज्वाइंट में ब्लीडिंग कहाँ से होगा, तो एंकल ब्लीडिंग होता है, एंकल। ये मोस्ट कॉमन होता है, क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है। हिमएर्थरोसिस ज्वाइंट से ब्लीडिंग होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हिमएर्थरोसिस होता है। उसके बाद क्या होगा, रिस्क रहेगा ब्लीडिंग होने का। उसके बाद एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल गेट कहने का मतलब चलने का तरीका क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, कोई भी पेशेंट है तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हमेशा देखने के लिए मिलेगा। हीमोफीलिया वाले पेशेंट में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग याद रखिएगा, एबनॉर्मल गेट याद रखिएगा, एबनॉर्मल गेट से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें एबनॉर्मल तरीका से हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, क्या हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग का भी चांस है। तो ये हीमोफीलिया का साइन एंड सिम्टम्स है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ऑलवेज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इसको भी याद रखिएगा। ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स। सिंपल सा साइन सिम्टम्स है कि क्लोटिंग फैक्टर का डिफिशियंसी, तो ब्लीडिंग से रिलेटेड जितना भी साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, एकमात्र एनीमिया रहेगा जिसका नाम है हीमोफीलिया। ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछा जाए तो एकमात्र एनीमिया है जिसमें ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है, वो है हीमोफीलिया, उसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे इसका डायग्नोसिस कि हीमोफीलिया को किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है। इसका डायग्नोसिस लिखिएगा, इसको मिटाते हैं क्लोटिंग फैक्टर को और लिखेंगे हम लोग क्या इसका डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस लिखिएगा, अगला हेडिंग दीजिएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो मोस्ट कॉमन है, सभी लोग करते हैं। उसके बाद इसका जो मोस्ट कॉमन होता है जो कि हीमोफीलिया वाले पेशेंट में किया जाता है डायग्नोसिस, उसका नाम होता है लैब वैल्यू होता है। उसमें लिखिएगा कि उसको हम लोग बोलते हैं एपीटीटी और पीटीआईएनआर। एपीटीटी का फुल फॉर्म लिखिएगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नॉर्मल होता है 27 ले 33 सेकेंड। कितना होता है, 27 ले 33 सेकेंड। मोस्ट कॉमन होता है डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया। लिखिएगा एपीटीटी का फुल फॉर्म, बोल रहे हैं लिखवाएंगे बोर्ड पे नहीं। एपीटीटी का एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, लैब में चेक किया जाता है, तुमको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो 27 ले 33 सेकेंड होता है। यदि 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गया मतलब कि ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो गया, और 27 ले कम है मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, मोटा हो गया। पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और आईएनआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। पीटी नॉर्मल होता है 9.5 टू 13.5, इसको याद रखिएगा। 9.5 टू 13.5 इसका नॉर्मल वैल्यू है, इसको याद रखिएगा। पीटी बेसिकली टेस्ट किया जाता है जो पेशेंट वारफिरिन पर हो उसको चेक किया जाता है पीटी, और एपीटीटी हेपेरिन वाले पर चेक किया जाता है।
इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो हीमोफीलिया वाला पेशेंट है उसमें प्लेटलेट्स नॉर्मल रहता है। क्या रहता है? नॉर्मल। क्योंकि हीमोफीलिया जो है वो क्या है? क्लोटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर है, प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर नहीं है। तो प्लेटलेट्स भी हेल्प करता है ब्लड को क्लोटिंग होने में। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो प्लेटलेटो तो एक ही काम ना करता है, ब्लड को क्लोट करता है, तो इसका भी डिफिशियंसी होगा हीमोफीलिया में। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है, हीमोफीलिया में प्लेटलेट नॉर्मल रहता है, इसको याद रखिएगा। सीबीसी चेक कराएंगे तो उसमें आरबीसी बढ़ा हुआ कम मिलेगा। उसके बाद पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीबी जिसको बोलते हैं वो कम मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। सीबीसी जब रिपोर्ट देखेंगे हीमोफीलिया वाले पेशेंट में सीबीसी की रिपोर्ट, तो उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल कम मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या मिलेगा? कम मिलेगा, लेकिन प्लेटलेट नॉर्मल मिलता है। ये है डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया। मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हीमोफीलिया का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो आप दीजिएगा हेडिंग मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया क्या इसका मैनेजमेंट है? क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं, वो 13 को आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा सीक्वेंस ले कि कौन सा नंबर पर क्या होता है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था कि फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व कितने नंबर का है भैया, तब याद रहेगा, तबे तो बोलेंगे कि 7 नंबर पर फेशियल नर्व होता है, 8 नंबर पर वेस्टिबुलोकोक्रियल नर्व है। हर एक नर्व का फंक्शन याद कीजिएगा क्रेनियल नर्व से रिलेटेड। उसके बाद इसमें हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के मैनेजमेंट में सबसे पहले जो मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा? तो डायरेक्ट कोई भी पेशेंट आया हीमोफीलिया वाला तो उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। हीमोफीलिया आ गया तो नहीं, फैक्टर रिप्लेसमेंट। नंबर 1 क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर जो होता है, क्लोटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट। यदि टेस्ट करेंगे, यदि हीमोफीलिया ए है तो हीमोफीलिया ए के फैक्टर देंगे, मतलब 8 नंबर क्लोटिंग फैक्टर पेशेंट को देंगे। यदि हीमोफीलिया टाइप बी है तो उसमें टाइप बी वाला यानी कि क्लोटिंग फैक्टर 9 का रिप्लेसमेंट करेंगे, उस पेशेंट में देंगे। फर्स्ट हो गया क्या चीज़? रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे क्लोटिंग फैक्टर का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। थर्ड नंबर बीटी का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थर्ड लिखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है, क्रायोप्रिसिपिटेट। क्रायोप्रिसिपिटेट क्या होता है? तो इट इज़ द टाइप ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ये क्या है? तो लिख लीजिएगा कि इट इज टाइप ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, टाइप ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्रायोप्रिसिपिटेट नाम है। फोर्थ लिखिएगा डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन भी दिया जाता है इस पेशेंट में। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि क्रायोप्रिसिपिटेट किस डिजीज़ में दिया जाता है, तो यह है हीमोफीलिया में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, उसमें एक आता है हाइड्रोक्सीयूरिया करके कुछ उसमें आता है, लेकिन इसमें क्रायोप्रिसिपिटेट ये क्या है? टाइप्स है। किसका टाइप से भैया? तो क्लोटिंग फैक्टर का। इसमें डेस्मोप्रेसिन देते हैं, क्लोटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट किया जाता है हीमोफीलिया वाले पेशेंट में। यदि कोई पेशेंट है जिसमें हीमोफीलिया है और उसमें 8 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट है तो उसको टाइप ए बोलेंगे, और 9 नंबर है तो उसमें टाइप बी बोलेंगे। ये हम लोग का हो गया हीमोफीलिया से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जो डिजीज है वो फीमेल में कैरियर देखने के लिए मिलता है, मतलब फीमेल में होगा नहीं, उसमें रहेगा भी तो साइन एंड सिम्टम शो नहीं करेगा। कोई भी
नुकसान बोले, कोई भी दिक्कत बोले फीमेल में नहीं होगा, लेकिन मेल में वही हो जाएगा। हीमोफीलिया तो डिजीज कहा जाएगा और उसमें साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। इस डिजीज की वजह से मेल में कॉम्प्लिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग ऐड कीजिएगा, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग हीमोफीलिया, क्योंकि यदि कोई पेशेंट है और उसमें हीमोफीलिया हो गया तो क्या नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऐड कर लीजिएगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में, नर्सिंग केयर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। आउटडोर जितना भी गेम रहेगा वो नहीं करने देंगे, आउटडोर गेम नहीं हो करे खेलेगा, आउटडोर गेम नहीं खेलेगा। यदि उसको बहुत मन है तो उसको अलाउ करते हैं स्विमिंग, अलाउ क्या करेंगे? अलाउ करते हैं स्विमिंग, स्विमिंग कर सकता है स्विमिंग। उसके बाद क्या नहीं करेंगे भैया? तो अननेसेसरी कैनुलाइजेशन नहीं करेंगे, अननेसेसरी लिखिएगा, अननेसेसरी कैनुलाइजेशन नहीं करेंगे। आईएम इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे, एवॉइड करेंगे, एवॉइड करेंगे आईएम इंजेक्शन, इसको लिखिएगा। उसके बाद यदि यूज करने के लिए बोलेंगे सेफ्टी ट्रिमर, क्या चीज़? ट्रिमर्स, इलेक्ट्रिक ट्रिमर जिसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रिमर, इलेक्ट्रिक ट्रिमर, ट्रिमर, क्योंकि ब्लीडिंग कट छट लग जाएगा, जिलेट गार्ड ये सबसे जिससे दाढ़ी बना रहा है तो उससे दिक्कत होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक ट्रिमर यूज़ करने के लिए बोला जाता है। ये खास बात है जो कि हीमोफीलिया वाले पेशेंट में ध्यान में रखा जाता है। हम लोग रिवीजन करेंगे। हीमोफीलिया टाइप ए क्या है, टाइप बी क्या है। टाइप ए का दूसरा नाम होता है क्लासिकल हीमोफीलिया, इसी को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ए। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 85% देखने के लिए मिलता है। टाइप बी को बोला जाता है क्रिसमस डिजीज, 9 नंबर क्लोटिंग फैक्टर के डिफिशियंसी से होता है। क्लोटिंग फैक्टर टोटल नंबर में 13 होते हैं, 6 नंबर अब्सेंट होता है। याद कीजिएगा, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक एक, क्रिसमस फैक्टर, एस्ट्रोट पावर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेरगमन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। 13 हो गया, जिसमें से 8 नंबर और 9 नंबर का क्या होता है? डिफिशियंसी होता है। 8 नंबर वाला मोस्ट कॉमन देखने के लिए मिलता है। एक और होता है हीमोफीलिया टाइप सी, जो कि आप लोग को इतना ही याद रखना है कि जो टाइप सी हीमोफीलिया है वो 11 नंबर के प्लाज्मा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, क्लोटिंग फैक्टर, उसके डिफिशियंसी से देखने के लिए मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स ब्लीडिंग से रिलेटेड आता है। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है हीमोफीलिया वाला पेशेंट में। एपीटीटी करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है, नॉर्मल वैल्यू याद रखिएगा 27 से 33 सेकंड होता है। पीटीआईएनआर टेस्ट किया जाता है। पीटीआईएनआर का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर का होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। नॉर्मल होता है 9.5 to 13.5 सेकंड। उसके बाद चेक किया जाएगा सीबीसी हीमोफीलिया वाले पेशेंट में, तो उसमें देखने को मिलेगा आरबीसी कम होगा। उसके बाद हीमोग्लोबिन कम होगा, पैक सेल वॉल्यूम पीसीबी जिसको कहा जाता है वो कम होगा, लेकिन प्लेटलेट्स नॉर्मल होता है हीमोफीलिया वाले पेशेंट में, इसको याद रखिएगा। मैनेजमेंट में फैक्टर रिप्लेसमेंट करेंगे। यदि कोई पेशेंट है जिसमें टाइप 1 हीमोफीलिया है तो उसमें 8 नंबर को देंगे, टाइप 2 है तो 9 नंबर देंगे, टाइप सी है तो 11 नंबर दे देंगे, इतना भी याद रख लीजिएगा। फैक्टर रिप्लेसमेंट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एफएफबी करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, याद रख लीजिएगा। एफएफपी जिसको बोलते हैं, एफएफपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। उस पेशेंट में क्या करेंगे? प्लाज्मा रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा में ही क्लोटिंग फैक्टर होता है। किस में होता है? प्लाज्मा में। तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट में एफएफपी भी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हीमोफीलिया वाले पेशेंट में? तो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। आउटडोर गेम अलाउ कोई नहीं करेंगे कि जाके तू फुटबॉल खेल, वॉलीबॉल खेलो, ऐसा नहीं, क्योंकि गिरेगा भैया, ब्लीडिंग होगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्लोटिंग फैक्टर है ही नहीं कि ब्लीडिंग को रोकेगा। नेक्स्ट अलाउ करेंगे स्विमिंग, जाओ पानी में तुम तैर सकते हो, ये ठीक बात है, लेकिन स्विमिंग पूल में ही, गांव के पोखरा में नहीं कि कांटा धंस जाए बस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आईएम इंजेक्शन अवॉइड करना है, नहीं देना है।
अननेसेसरी कैनुलाइजेशन नहीं करना है, यूज करना है सेफ्टी या फिर इलेक्ट्रिक ट्रिमर को हीमोफीलिया वाले पेशेंट में। यह है हम लोग का हीमोफीलिया। नेक्स्ट वीडियो एनीमिया से रिलेटेड ही आएगा, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, परनिकिसियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 के कमी से होता है, उसको भी आप लोग को बता देंगे। एक दिन में तीनों वीडियो चल जाएगा यूट्यूब पे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। अरे करो यार शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद।